हेलो एवरीवन। अब हम एक नए आज के अपने नए टॉपिक वेक्टर स्कैन और रैंडम स्कैन डिस्प्ले को डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वाले टॉपिक के अंदर कैथोड रे ट्यूब के अंदर समझा था कि कैथोड रे ट्यूब की वर्किंग को हमने समझा था, लेकिन हमने वहाँ पे डिस्कशन को आधा छोड़ा था कि हमने ये समझ तो लिया था कि कैथोड रे ट्यूब का काम क्या है, इमेज को डिस्प्ले करवाने का। लेकिन वो इमेज कहाँ डिस्प्ले करवाना है, हमारा वहाँ पे जो डिफ्लेक्सिंग सर्क्यूटरी था कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट्स थी वो कब ऊपर होंगी, कब नीचे होंगी, कब दाएं होंगी, कब बाएं होंगी, इस चीज़ को कौन कंट्रोल करेगा। इनकी वैल्यू को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा। अब उसी चीज़ में हमने सबसे पहले एक मेथड की बात की, वेक्टर स्कैनिंग मेथड। वेक्टर स्कैन मेथड के थ्रू किस तरीके से ये काम कर रहा है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमने उसके आर्किटेक्चर को हमने बना लिया है। इसके आर्किटेक्चर में सबसे जैसे इंपॉर्टेंट आपको दिख ही रहा होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, डिस्प्ले कंट्रोलर। आप देख रहे होंगे डिस्प्ले कंट्रोलर सभी से जुड़ा हुआ है। यहाँ कैथोड रे ट्यूब से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ डिस्प्ले बफर मेमोरी, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, इन सब से कौन कनेक्टेड है, डिस्प्ले कंट्रोलर। तो इसका काम क्या है, इन सभी को कंट्रोल करने का, इन सभी को कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होगा, डिस्प्ले कंट्रोलर का। और वर्किंग क्या है, ये जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उन सब से कनेक्टिविटी स्टेबलाइज करने का काम किसका है, डिस्प्ले कंट्रोलर का है। अभी किस तरीके से वर्किंग करेगी इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास मान के चलो, जो हमारे पास पर्दा था, स्क्रीन थी, उसके ऊपर हमें कोई भी पॉइंट ड्रॉ करना है, कोई भी पॉइंट को हमें ड्रॉ करना है। अब हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ आईओ पोर्ट्स हैं, आईओ पोर्ट्स की मदद से हम क्या करेंगे, इंटरेक्शन डेटा, यानी हमें जैसे कि पॉइंट ड्रॉ करना है, हम इस चीज़ को सीपीयू को बताएंगे। सीपीयू उस चीज़ को समझेगा और उसके लिए डिस्प्ले कमांड को जनरेट करेगा। आउटपुट की मदद से क्या करेगा, डिस्प्ले कमांड को जनरेट करेगा। ये डिस्प्लेसमेंट कमांड किसके पास पहुंचा, डिस्प्ले कंट्रोलर के पास पहुंचा। अब डिस्प्लेसमेंट कंट्रोलर बोलेगा कि भाई मुझे क्या बनाना है, एक पॉइंट को ड्रॉ करना है। अब ये जाएगा भागा भागे किसके पास, डिस्प्ले बफर मेमोरी। अब डिस्प्ले बफर मेमोरी का काम क्या होता है, डिस्प्ले बफर मेमोरी का काम है इसके पास कोई भी चीज़, हर एक चीज़ की, जैसे सर्कल बनाना है, डॉट बनाना है, लाइन बनाना है, इन सभी के जो प्रोग्रामिंग कोड है वो किसके अंदर स्टोर रहते हैं, डिस्प्ले बफर मेमोरी के अंदर। डिस्प्ले बफर मेमोरी के अंदर इन सभी के कोड्स सेव रहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये आएगा कि मेरे को किसका कोड दे भाई, लाइन बनाने का कोड या फिर डॉट बनाने का कोड दे दे। तो ये क्या करेगा, लाइन बनाने का कोड और उसके कोऑर्डिनेट्स, ये सब कुछ किसके पास प्रोवाइड कर देगा, डिस्प्ले कंट्रोलर के पास। अब ये सारा डेटा जैसे ही डिस्प्ले कंट्रोलर के पास पहुंचेगा, अब डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन, एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वेक्टर जनरेटर, जिसके कारण इसका नाम है वेक्टर स्कैन, वेक्टर जनरेटर। यानी कि जो हमें पॉइंट बनाना है, जैसे पॉइंट ए बनाना है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होगा, वो हमें पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स कौन दे देगा, डिस्प्ले बफर मेमोरी। डिस्प्ले बफर मेमोरी ने हमें उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिया कि ये हमें यहाँ बनाना है, एक पॉइंट हमें मान लो ये बी है, हमें इसको यहाँ बनाना है, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। अब लेकिन सीआरटी जो है, कैथोड रे ट्यूब है, उसके अंदर तो वैल्यू हम कैसे दे सकते हैं, वहाँ पर तो कोऑर्डिनेट देने की कोई इनपुट है नहीं। वहाँ पर तो हम क्या करते हैं, केवल वोल्टेज दे के हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन जो हमारी प्लेट्स हैं उनको अप डाउन करते हैं। तो हमारा ये जो वेक्टर जनरेटर है इसके कोऑर्डिनेट्स लेगा, यानी ये डिजिटल डेटा को लेगा और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करके कैथोड रे ट्यूब के पास देगा। और जिसके अनुसार क्या करेगा, जो कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं वो डिफ्लेक्शन करेंगी और उस पॉइंट को ड्रॉ करेंगी। मान लो हमें पॉइंट ए को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, उसको इंटरप्रेट करेगा वेक्टर जनरेटर और उसको किस में कर देगा, वोल्टेज में कन्वर्ट करके सीआरटी को देगा और ए को करेगा। अब जैसे हमें लाइन जनरेट करना है, तो ये क्या होगा, लाइन के कोड यहाँ से उठाएगा, लाइन का कोड डिस्प्ले कंट्रोलर लेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा और कैथोड रे क्या करेगा, उसको लाइन को ड्रॉ करेगा। लेकिन अब हम लोग ये एक चीज़ जानते हैं कि ये जो शाइनिंग है कितनी देर के लिए, ये शाइनिंग फास्फोरस के कारण जनरेट हो रही थी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे तब ये लाइन जनरेट होगी। और कुछ समय बाद क्या होगा, वो जो फास्फोरस के जो एटम्स हैं वो धीरे धीरे फिर से कूल डाउन होंगे, तो वो जो हमें दिखाई दे रहा था वो हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यानी ये जो हमें बार बार ये जो स्ट्राइक करवाने का जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स का, और उसी पर्टिकुलर मैनर के अंदर स्ट्राइक करने का, उसे हमें बार बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बफर मेमोरी है क्या करेगा, पूरे कोड को लेगा,
यानी यहाँ पे जो भी उसको लाइन को बनाने कोड है वो कोड जैसे ही एंड होगा उस कोड को फिर रिपीट करेगा, फिर एंड होगा फिर रिपीट करेगा, ताकि ये हमें देर तक दिखाई देते रहें। यानी ये लेकिन अब कितनी बार इसी कोड को कितनी बार रिपीट करेगा, इसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है 30 टाइम्स। कितनी बार 30 टाइम्स पर सेकेंड। यानी कि ये कितनी बार 30 टाइम्स पर सेकेंड इस कोड को रिपीट करने का काम कौन करेगा, ये 30 टाइम इसको रिपीट करने का काम करने वाला है। उसके बाद हम बात करें इस कारण से, यानी कि बार बार करे, यानी इसके ऊपर रिफ्रेश करेगा, दोबारा पॉइंट को बनाएगा, इसलिए इसको हम रिफ्रेशिंग मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, रिफ्रेश बफर के नाम से। डिस्प्ले बफर को हम इसलिए रिफ्रेश बफर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एंड टू एंड पॉइंट्स डिस्प्ले करते हैं किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, इसलिए इसको रैंडम स्कैन डिस्प्ले के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ वेक्टर स्कैन वाला हमने टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, कि क्या था, इनपुट हुआ, उसको समझा, डिस्प्ले कंट्रोलर ने उसकी रिक्वेस्ट को डिस्प्ले बफर मेमोरी के पास लिया, उसके कोड को लिया, उसके कोड को इंटरप्रेट करके वेक्टर जनरेटर के पास भेजा, वेक्टर जनरेटर ने उसको वोल्टेज के फॉर्म में उस डेटा को वोल्टेज में कन्वर्ट करके सीआरटी को दिया, सीआरटी ने उस हिसाब से अपनी डिफ्लेक्शन प्लेट्स को मूव किया, मूव करके स्क्रीन के ऊपर उस पॉइंट को ड्रॉ किया। ठीक है, डन। इसी के साथ हम वेक्टर स्कैन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।